गांव में ये सही एक कहीं सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। अध्यापक थे जो मेरे टीचर बने, और मेरा सौभाग्य ऐसे अध्यापक पंडित बलवान सिंह जी, जिनके दोनों बेटे का आईएएस बना और एक फौज का मेजर जनरल बना। गांव में एक इमदादी स्कूल शुरू हुआ। इमदादी, जिस अध्यापक को 20 रुपया मिलता था और वो नीचे मिट्टी पे बैठाता था या बोरियों पे बैठाता था, वहाँ से मास्टर जी हरि सिंह जी उनका नाम था। मैंने 5वीं पास, जबकि 5वीं का इम्तिहान भिवानी सब गाँव में हुआ 2वीं क्लास में। और मेरा वो भी सौभाग्य था, मैं जाट कॉलेज बड़ौद, जाट इंटर कॉलेज बड़ौद का विद्यार्थी रहा। चौधरी माधव सिंह जी प्रिंसिपल थे, जो बड़े जाने माने आर्य समाजी थे और आर्य समाज के यूपी के प्रधान भी रहे। एक दिन मैं नहीं गया तो वो डंडा रखते थे, डंडा मेरी गर्दन पर लगा, कहा हवन में नहीं आओगे तो मैं बहुत पिटाई करूँ। मैं बीएससी में धीरे धीरे, बीएससी बल्कि 3rd ईयर में जब मैं था तो बड़ौद के बाद आदर्श नंगला में चौधरी चरण सिंह जी आए और उन्होंने भाषण किया। उनका भाषण आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा किसानों को समझाते हुए कहा ये कि जमीन रबड़ नहीं है। बीएससी करने के बाद में मेरठ में ही हिंदी आंदोलन चल चुका था 66-67 में। एक बड़ा आंदोलन सतपाल मलिक, श्याम पांडे, किशन पटनायक के नेतृत्व में हो, जो सारे समाजवादी थे, उनके नेतृत्व में हिंदी का देश का बड़ा, शायद आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था, हिंदी बचाओ। और हम लोग नारा लगाते थे अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, जनभाषा में पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो। अनेकों बार हिंदी आंदोलन से लेकर के छात्र संघों को बचाना, जमीन को बंटवाना, इन नारों को लेकर बंजर भू दे डालो भूमि इन किसानों में, इस नारे को लेकर भी मैं जेल गया। करीब इस 10 साल के दौर में मैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल, तिहाड़, दिल्ली, हमने 18 साल के लोगों को मताधिकार मिले, इस पर भी भारी प्रदर्शन किया और दिल्ली में हम लोग बंद हो गए तिहाड़ जेल में। और उस बैरिक में रहने का मुझे मौका मिला जिसमें श्रद्धेय मुलायम मधुली में जेल में थे, मधुली में, जो आज़ादी के बाद के सबसे बड़े विचारक थे। जी इंदिरा जी ने मेरे बैठने पर कहा वेल डन। वो समाचार जिस ढंग से छापा, रविवार एक पत्रिका निकलती थी और उद्यन शर्मा उसके संपादक थे, आज भी मुझे याद है। उद्यन ने लिखा कि संजय मंच पर नहीं थे मगर चमचे मंच पर विराजमान थे, चमचे। उसमें नारायण दत्त तिवारी तो बड़े आदमी थे, नारायण दत्त के बाद मेरा नाम भी छा। न मैंने सोचा था, न मेरा खरगोदा से कोई खास संबंध था। मैं खुद आश्चर्यचकित रहा जब खरगोदा टिकट मिला कि लड़ा कैसे जाएगा। नहीं, मैंने तो 70 के बाद मैंने कोई फिल्म देखी। वैसे भी पूरे जीवन में 2-3 फिल्में देखे होंगे। बड़ौद में एक भारत टाकीज था, शायद उसमें एक बार फिल्म देखी, मुश्किल से 2-3 देखी नहीं देखी। अब मेरी एज 78 साल हो गई है, करना चाहिए। और मेरी अपनी सेहत का राज तो वही जो मैं लोगों को कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि मैंने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं, छूँगा नहीं, अब क्या छूँगा। और मेरा उठने का, सोने का आज भी एक नियम है। मैं 4:30 बजे सुबह उठ जाता हूँ, चाहे रात को मैं 12 बजे भी आऊँ, 4:30 बजे। शाम का लंबे समय से मैंने खाना नहीं खाया, 5-6 बजे बाद में खाना खा। कितने साल हो गए होंगे? करीब 23 साल तो हो गए, 22 साल से शाम को हो गए। कोई तो पल रहा होगा जीवन में, तब लगा होगा कि अगर ऐसा हो जाता, फला से मिल लेते तो शायद विधायक रहते, मंत्री बन जाते, या शायद एक बार और पार्लियामेंट का टिकट मिल जाता तो पार्लियामेंट में भी एंट्री हो जाती। ये सही है, ये बहुत बार सोचा जाता। मैं सोचता हूँ यदि भावना जी के साथ चला जाता है ना उस वक्त कांग्रेस छोड़ करके, तो फिर मैं ही मंत्री बनता। जब उन्होंने भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नारायण सिंह जी को बना दिया, मैं डिप्टी चीफ तो नहीं बनता मगर निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ता, मैं नहीं गया। ऐसे ही चौधरी अजीत सिंह ने पिछली बार जो मैं अध्यक्ष था, मुझे बार बार कहा, 3 बार बुला के समझाया। अगले दिन मेरठ के डीएम अवस्थी जी थे, वो हमारे भी प्रिय थे, उनके खड़गपुर यूनिवर्सिटी के वो थे। उन्हें कहा कि तुम शर्मा जी से बात करो। मैक सिंह जी सिटी मजिस्ट्रेट रहे, बहुत बड़े अधिकारी रहे, हमारे पारिवारिक शुभचिंतक हैं। तो उन्होंने भी कहा कि चौ साहब ये कह रहे हैं कि उनको नुकसान हो जाएगा, आप उन्हें समझाओ, मैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जगह पर रखूँगा। और अजीत सिंह जी, मुझे आशा है कि जो मैं चाहता था उससे ज़्यादा कुछ देना मुझे चाहते थे, मगर मैं उस समय इस ख्याल का नहीं था हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। चौ साहब का मैं आज भी अजीत सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूँ, आज भी, क्योंकि वो पुत्र हैं अजीत सिंह जी के। मुझे उनसे बड़ा लगाव है, आज भी लगाव है। और उनके निधन, जो जिस कोरोना जैसे काल में उनका निधन हुआ, मुझे उसका बराबर दुख भी है।
और जैन क्योंकि उनके बेटे हैं, मुझे उनके प्रति भी लगाव तो ही है। हालांकि वैचारिक मुझे कष्ट है, वैचारिक मुझे कष्ट है। मगर अभी यही सोच है कि भाई कष्ट पर प्रेम भारी पड़ रहा है। प्रेम भारी, हाँ सही ये वैचारिक तो मेरे पास दबाव है। और लोग सोचते भी, जो पुराने लोग हैं, कहीं मिले लखनऊ दिल्ली में, कि आप भी क्या, आप भी रह सकते हैं, बीजेपी गठबंधन के साथ रह सकते हैं। तो ये है, और ये सही कहा कि विचार से जब प्रेम हावी है। खैर, जिंदगी ऐसे ही चलती है, बहुत सारे द्वंद्व जीवन में चलते रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 57 साल का शानदार राजनीतिक सफर तय करने वाले राजेंद्र शर्मा जी, जो बागपत के छपरोली विधानसभा क्षेत्र, वही छपरोली विधानसभा क्षेत्र जहां से चौधरी चरण सिंह विधानसभा पहुंचे, और जो आज तक उनके और उनके परिवार के लिए अजेय बना हुआ है, वही छपरोली विधानसभा क्षेत्र। उसमें यमुना किनारे का खादर का छोटा सा गांव, वहां से निकलते हैं और 57 साल की राजनीतिक यात्रा तय करते हैं। मेरठ के खरखोदा से विधानसभा पहुंचते हैं और अलग अलग दलों में महत्वपूर्ण समय पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहे हैं। पश्चिमी यूपी के एक कद्दावर नेता के तौर पर पहचान बनाई, एक ऐसे नेता के तौर पर जिनकी छवि बेदाग है और जो कभी विवादों में और सुर्खियों में रहने के लिए कुछ नहीं करते हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो गांव जो यमुना के किनारे है, खादर का गांव, जहां से स्कूल जाना भी आसान नहीं था, कॉलेज भी नज़दीक नहीं था, आर्थिक संपन्नता भी उतनी नहीं थी, एक साधारण किसान परिवार से निकल करके आपने कैसे अपनी एजुकेशन का सफ़र शुरू किया और फिर कैसे आप पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं? देखिए, जिस गांव का आपने चर्चा किया, जागोस गांव, ऐसा सौभाग्यशाली भी रहा कि जिसमें चौधरी सिंह छपरोली का चुनाव लड़ते अनेकों बार उस गांव में हमारे घर पर आए। इसके लिए तो मैं चौसा सदैव नमन और स्मरण करता हूं। गांव में ये सही एक कहीं सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। मेरा जन्म गांव में ही हुआ और उसके बाद मेरे पिताजी, हर 4 भाई थे, 2 अध्यापक थे, मेरे फादर दिल्ली में, और सबसे छोटे भाई उनके तिलकराम शास्त्री जी खेकड़ा में MM इंटर कॉलेज में टीचर थे। मेरे 2 चाचा दोनों ही खेतीबाड़ी करते थे, खेती को देखते थे, और वो बड़े मेहनत कश किसान थे। जब देखते थे, कई बार तो ना बनियान पहनते थे, मतलब था ही नहीं कपड़ा नहीं था। और बाबा तो मेरे सदैव, मैंने उनको छोटी सी धोती करे देखा। तो किसानों की जो हालत है, मैं बचपन से उसको देखता रहा और 5 साल की उम्र में दिल्ली में पढ़ना, अपने फादर के साथ दिल्ली में पढ़ने चला गया। कंडेरा हमारे गांव, वहाँ के अध्यापक थे जो मेरे टीचर बने। मेरा सौभाग्य, ऐसे अध्यापक पंडित बलवान सिंह जी, जिनके दोनों बेटे, एक IAS बना और एक फौज का मेजर जनरल बना। तो मैं दिल्ली में रहा, मगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मैं बीमार हो गया, वापस गांव में आया। गांव में एक इमदादी स्कूल शुरू हुआ। इमदादी, जिस अध्यापक को 20 रुपया मिलता था और वो नीचे मिट्टी पे बैठाता था या बोरियों पे बैठाता था। वहाँ से मास्टर जी, हरि सिंह जी उनका नाम था। मैंने 5वीं पास, जबकि 5वीं का इम्तिहान भी वहाँ सब गाँव में हुआ। 5वीं पास करने के बाद मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं मैं कोताना, हमारे यहाँ बराबर में गांव है, जो बड़ा हिस्टोरिकल गांव एक तरह से, वहाँ के जूनियर हाई स्कूल में गया। SK शर्मा जी, जिनका आज सोनीपत के हरियाणा में सबसे बड़ा संस्था है ऋषिकुल नाम का, वो भी मेरा सौभाग्य था। वो मेरी 6ठी क्लास में टीचर रहे। शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल के नाम से पहले वो था, उसमें थे। मैं भी उसका स्टूडेंट रहा। पहले उसमें रहे, वो उसमें रहे। और उनका भी एक संयोग और भाग्य था। कोताना में रहते रहते गांव में एक झगड़ा हुआ, जिसमें उनको नामजद कर दिया गया। वो गांव छोड़कर हरियाणा चले गए। उनको ये संयोग और भाग्य था कि उनको अच्छा स्कूल मिला, अच्छा मौका मिला, और आज हरियाणा की सबसे बड़ी संस्था SK शर्मा जी की है और बड़े से बड़े परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। वो उनको मैं, उसके बाद मैं बड़ौत में आया 9वीं क्लास में, और मेरा वो भी सौभाग्य था, मैं जाट कॉलेज बड़ौत, जाट इंटर कॉलेज बड़ौत का विद्यार्थी रहा। चौधरी माधव सिंह जी प्रिंसिपल थे, जो बड़े जाने माने आर्य समाजी थे और आर्य समाज के यूपी के प्रधान भी रहे। उनसे भी मुझे बहुत कुछ मिला।
उस इंटर कॉलेज में प्रतिदिन हवन होता था और मुझे बड़ा प्यारा विद्यार्थी मान करके हवन में प्रतिदिन बैठाते भी थे। एक दिन मैं नहीं गया तो वो डंडा रखते थे, डंडा मेरी गर्दन पर लगा के हवन में नहीं आओगे तो मैं बहुत पिटाई करूं। उस यज्ञ की प्रेरणा से, माधो सिंह जी की प्रेरणा से मुझे आज भी मैं सदैव उन्हीं को याद करता हूं और यज्ञ मेरे लिए एक आदर्श बन गया। और शायद कुछ दिन छोड़ते हूँ जिस दिन हम लोग यज्ञ न करते हों। उसके बाद वहाँ से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं बहुत से ही मैंने पास किया और बीएससी करने के बाद मैं बीएससी में धीरे धीरे बीएससी बल्कि थर्ड ईयर में जब मैं था तो बड़ौद के बाद आदर्श नंगला में चौधरी चरण सिंह जी आए और उन्होंने भाषण किया। उनका भाषण आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा किसानों को समझाते हुए कहा ये कि ज़मीन रबड़ नहीं है, अपने बच्चे को एक को से भेजो, दूसरा कोई काम, छोटे काम कराओ, छोटा उद्योग लगाओ, नहीं तो आप लोग गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं जा पाएंगे। चोर साहब से लोग प्रेरणा भी लेते थे, काम भी उनकी आह्वान के अनुसार करते थे। मैंने भी उस दिन उनको सुना। बीएससी करने के बाद मैं मेरठ वहीं हिंदी आंदोलन चल चुका था 66-67 में। एक बड़ा आंदोलन सतपाल मलिक, श्याम पांडे, किशन पटनायक के नेतृत्व में, जो सारे समाजवादी थे, उनके नेतृत्व में हिंदी का देश का बड़ा, शायद आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था, हिंदी बचाओ। और हम लोग नारा लगाते थे अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा, जन भाषा में पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो। तो ये नारा लगाते हम लोग बंद हो गए। उसके बाद बीएससी करने के बाद मैं मेरठ कॉलेज में आ गया और कॉलेज की राजनीति में सक्रिय मैंने हिस्सेदारी ली। हम सब लोग उस समय की युवा पीढ़ी, चाहे कॉलेज या विश्वविद्यालय हो, डॉक्टर लोहिया के विचारों से बड़े प्रभावित थे। लोहिया कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, नौजवानों में ऐसे पॉपुलर हो गए थे और उनके सिद्धांत जो हर हालत में व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे, व्यवस्था को बदलना चाहते थे। वहीं से मेरा जीवन एक एक्टिव राजनीतिक के रूप में शुरू हुआ। अनेकों बार हिंदी आंदोलन से लेकर के छात्र संघों को बचाना, जमीन को बंटवाना, इन नारों को लेकर बंजर भू दे डालो भूमि इन किसानों में, इस नारे को लेकर भी मैं जेल गया। करीब करीब इस 10 साल के दौर में मैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल, तिहाड़, दिल्ली, हमने 18 साल के लोगों को मताधिकार मिले, इस पर भी भारी प्रदर्शन किया और दिल्ली में हम लोग बंद हो गए तिहाड़ जेल में। और उस बैरिक में रहने का मुझे मौका मिला जिसमें श्रद्धेव मुलायम मधुली में जेल में थे। मधुली में जो आज़ादी के बाद के सबसे बड़े विचारक थे। मैं मधुली में के विचारों से, उनके मार्गदर्शन से बड़ा प्रभावित हुआ और आज भी लीमी के विचार मेरे हृदय में और मस्तिष्क में सदैव गूंजते रहते। वहाँ के बाद में हम लोग लड़ते बिड़ते चलते रहे। मैं तो मानता हूँ संघर्ष ही आज भी हमारा नारा होना चाहिए और मेरा 40-45 साल का जो जीवन संघर्ष का रहा, मैं सही कहा राणा जी में हम लोग किसान वहीं से प्रवृत्ति बनी। और मेरे फादर जहाँ रहते थे, मैं छोटा था, उनके पास बैठता था तो मास्टर होते भी किसान की बात करते थे कि मेरे दादा उगाई लगाने में बंद हो गए। किसान की वो दुर्गति जो थी वो सोच भी नहीं सकता उस समय थी। तो वो भी विचार रघुवीर शास्त्री जी, मेरे फादर, ये सब लोग दिल्ली पहाड़ी धीरज पर एक ही जगह बैठा करते थे। और वहीं से बचपन से मुझे लगा कि वाकई इस देश में किसान और मजदूर के साथ बड़ी जातियाँ हैं। आज भी हम उसी विचार को लेकर के सोचते हैं। और उसके बाद तो मैं बड़ौद से भी, बागपत से भी चुनाव लड़ा, सोबारा खरकोदा में, यहाँ से मैं चुनाव। बागपत से कब लड़े आप? 77 में चुनाव लड़ा। 77 में। हाँ, उस समय कांग्रेस पार्टी में। बड़ौद से भी लड़े? नहीं, तब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, बड़ौद बागपत, इसी नाम से होती। हाँ, बड़ौद बागपत। अब तो अब नहीं बनी है बाद में। और मैं 72 में बहुगुणा जी के साथ चला गया कांग्रेस में, मगर गया मैं बहुगुणा जी के साथ। 77 में मुख्यमंत्री बने। दुर्भाग्य से मेरा 7 नवंबर 73 को एक्सीडेंट हो गया। और बहुगुणा जी की मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ, ऐदे आदर्श और कार्यकर्ता पर जागरूक नेता मुझे कम मिले। उन्होंने दिल्ली एम्स में मुझे भर्ती कराया, फिर रूस भेजने का प्रयास किया इलाज के लिए। वो जो कर सकते सब कुछ प्रयास किया। और कैसे हो गया था आपका? हम मेरठ से लखनऊ जा रहे थे, रास्ते में एक लोहे के सरियों से गाड़ी टकरा गई। एक साथी मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। और इस दौर में मेरी शादी को भी 1-1.5 साल हुआ था। मगर इस पूरे कैरियर में मैं कहूँगा कि मेरी 72 में शादी हुई। मेरी पत्नी का, चाहे मैं घर 2 महीने आया नहीं आया, जैसे आज़ादी के आंदोलन के लोग बताते हैं,
मेरे साथ मेरी पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। घर में बाद में कोई मेहमान आया, उसको व्यवस्था करना, उसको खाना खिलाना, उसकी रेस्पेक्ट करना, उसका चाहे हमारे प्रदर्शनकारी साथी रहे। बागपत से कई बार बस आती थी, एक बार बस खराब हो गई, मैं जब तक आया तो 100 आदमियों को खाना खिला चुके थे। इसे सही कहा जाता, नेता भी वो बढ़ता है जिसकी पत्नी सहयोगी होती है। जीवन में जिसकी पत्नी सहयोगी निश्चित रूप से सफल होगा। तो यहाँ चर्चा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी पत्नी का बड़ा भारी सहयोग रहा। और मेरे बड़े भाई जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर थे, डॉक्टर ब्रह्मण शर्मा जी, वो शुरू में पंतनगर में प्रोफेसर भी रहे और वो भी JV कॉलेज बड़ौद के ही स्टूडेंट रहे। BSc करने के बाद वो आगरा कॉलेज आगरा में गए। मेरे सारे जीवन पर उनका भी बड़ा मार्गदर्शन रहा। हर महीने एक पत्र लिखते थे, ये करो वो करो। एक बड़े मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई ब्रह्मानंद जी भी रहे। तो मैं तो कहता हूँ मेरा गरीब अमीर तमाम लोगों का, हजारों लोगों का आशीर्वाद, चाहे मैं जीता हूँ हारा हूँ, मगर मेरे जैसा मामूली आदमी तब बढ़ा जब हजारों ऐसे लोग रहे जिन्होंने हर बलिदान मेरे लिए किया, सेक्रीफाइस किया। ऐसे चाहे पत्रकारिता जगत में लोग हों, किसान हों, मजदूर हों। तो मेरे 50 साल के जीवन में मैं तो उन सब का आभारी हूँ। मैंने कई पद यात्राएँ की, यूपी बंटवारे को यात्रा की, बागपत में मैंने पूरा महादेव से बड़ौद तक यात्रा की जो 20 दिन की यात्रा थी। उन यात्राओं में हजारों लोग शरीक, हजारों। और गांव के लोग, गांव में तो हम करीब एक जोनमाना गांव में 1000 आदमी तक कह जी खाना, भाई खाना तो खाएंगे लोग। 1000 आदमी का खाना बनाना आसान काम नहीं। गांव की महिलाओं ने खाना बनाया, वही खाना खाया गया। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मेरे प्रति जो गाँव के, शहर के भाइयों का, गरीबों का जितना बड़ा सहयोग रहा, शायद कम लोगों को सौभाग्य मिलता होगा। मैं उनके प्रति भी आपके चैनल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे जैसा मामूली आदमी ऐसे खड़ा नहीं होता। और हम खड़े थे, आज भी खड़े रहे और मूल्यों के लिए खड़े। वो जो मूल्य हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों ने इस देश को बनाने के लिए हमको दिए हैं, वही मूल्य देश में कारगर राजनीति कर सकते हैं, कारगर सफलता बना सकते हैं और कारगर समाज और देश को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा ये बताइएगा कि आपको खरखोदा से टिकट कैसे मिला? फिर विधानसभा बागपत में आप चुनाव हार गए, तो ये बड़ा दिलचस्प है। मैं 85 में भी खरखोदा ही टिकट मांग रहा था, मगर संजय गांधी एक इशू को लेकर के, बातचीत के इशू को लेकर मेरे से नाराज़ हो गए। मैं यूपी यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। जब उनके कार्यालय में बैठे तो उन्होंने मेरठ के बारे में कुछ कहा है, बहस हो गई और बहस होने के बाद मेरे से बहुत नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद एक पत्रिका ने, एक कांग्रेस का जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ जब इंदिरा जी ने इंदिरा कांग्रेस बनाई, तो कितना बड़ा सौभाग्य था कि दूसरे दिन इंदिरा जी ने खुद कहा कि राजेंद्र शर्मा राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलेंगे। उस पर मैं बोला। उसके बाद ये भी मेरा सौभाग्य रहा, इंदिरा जी ने मेरे बैठने पर कहा वेल डन। वो समाचार जिस ढंग से छापा, रविवार एक पत्रिका निकलती थी और उद्यन शर्मा उसके संपादक थे, आज भी मुझे याद है। उद्यन ने लिखा कि संजय मंच पर नहीं थे मगर चमचे मंच पर विराजमान थे, चमचे। उसमें नारायण दत्त तिवारी तो बड़े आदमी थे, नारायण दत्त के बाद मेरा नाम भी छापा। उद्यन को मैंने पत्र लिखा कि आप मेरे पुराने साथी हैं, आप समाजवादी हैं और मेरे साथ जेल में भी रहे। जेल का जीवन बड़ा आदर्श जीवन होता है अच्छे लोगों के लिए। आपने ये मेरी राय में अपनी पत्रकारिता को भी दोषित किया है। उसने खैर उत्तर छाप दिया। फिर तो वो संजय गांधी उस पत्रिका को लिए बैठे थे। अब मुझे कहा आपने ये लिखा, मैं कहा मैंने लिखा। इस पर बहस हो गई, नाराज हो गए। 80 में संजय गांधी कांग्रेस में बहुत पावरफुल थे। उन्हें, मैं बागपत टिकट मांग रहा तो मेरा टिकट काट दिया 80 में जी। हम नहीं चुनाव लड़े। उसमें 85 में भी मैं बागपत टिकट मांग रहा था क्योंकि हमारी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। मगर अरुण सिंह जी राजीव गांधी के बड़े मित्र थे। अरुण सिंह से मेरी करीबी, वो मिनिस्टर भी रहे और राजीव से बड़ी दोस्ती थी अरुण सिंह, पटियाला नरेश का हो उनको। तो वो मेरे से बड़े अच्छा उनका संबंध था। जब मैं उनके घर गया तो उन्हें जाते ही मुझे कहा शर्मा जी यू गो बैक टू मेरठ। मैं स्लिप लिखी रखी थी। खैर उन्होंने कहा कि यहाँ तो टिकट नहीं मिलेगा। लगता है उन्होंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था आपको खरखोदा लड़ना है, हर जाइए। वही स्लिप राजीव गांधी को दे दी। राजीव गांधी ने वही से VP सिंह जी को दे दी। भाई तेरा टिकट कौन काटेगा? हरी शाही से राजीव गांधी का लिखा हुआ है। तो खैर वो टिकट हो गया। राजीव जी ने कहा मैं आपके चुनाव में खुद खरखोदा आऊँगा। तो वो चुनाव तो बड़ा मेरे लिए प्रसन्नता और आज भी खुशी का चुनाव है।
तो इन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा गया और मैं बागपत का रहने वाला था, बहुत प्रचार भी हुआ, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ पहला, मगर जनता ने मुझे 16-17 हज़ार वोट से जिताया। और आज भी आप खरगोदा घूम लिए किसी गांव में भी ये नहीं, हर आदमी कहेगा साहब आज़ादी के बाद कोई विधायक, हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। ये मेरा स्वभाव कहूँगा कि वहाँ की जनता आज भी मुझे प्यार बहुत करती है। अब तो खरखोदा सीट ही खत्म हो गई। खरगोदा खैर वो अलग बात है, लेकिन ये बताइए कि क्या आपने सोचा था ऐसा कि मुझे बागपत छोड़ के खरखोदा मेरठ की किसी सीट से लड़ना पड़ सकता था? ये मन में आया था पहले भाव? ना मैंने सोचा था, ना मेरा खरगोदा से कोई खास संबंध था। मैं खुद आश्चर्यचकित रहा जब खरगोदा टिकट मिला कि लड़ा कैसे जाएगा। मगर जैसे मैं मेरठ आया तो खरगोदे के 50 लोग मेरे पास आए कि आप निश्चिंत होकर आइए, लड़िए, देखिए हम सब आपको जिताएंगे। मगर धीरे धीरे वहाँ और जैसे मुस्लिम कम्युनिटी अजराड़ा अतराड़ा ऐसे गाँव से जहाँ को 99% मुझे वोट मिला। त्यागी हमसे चुनाव लड़ा, मगर त्यागी वोटर ने भी मैक्सिमम हमारा साथ दिया। कोई जात बरादरी, कलंजी जी ऐसा गांव जो जाटों गांव होगा, तो मैं भारी बहुमत से जीता। तो चाहे जाट किसान हो, चाहे मुसलमान किसान हो, चाहे त्यागी हो, सब लोग खरगोदा में हमारे साथ रहे। अच्छा, आपने पार्लियामेंट का भी तो एक इलेक्शन फाइट किया मेरठ से 2009 में कांग्रेस के टिकट पे। तो अभी क्या सोचते हैं कि आज का जो वक्त चल रहा है पॉलिटिक्स का, और जिस तरह से वैल्यू सिस्टम को लेके, टिकट वितरण को लेके, या जो हालात हैं, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे चमचा शब्द का, तो आजकल ये कहा जाता है राजनीति में कि राजनीति अब चमचागिरी होकर के रह गई है। उसमें जो लोग गणेश परिक्रमा करते हैं, चरण वंदना करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और एक वक्त वो था जब ज़मीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी आगे बढ़ाती थी। तो ये बदलाव क्या आप महसूस कर रहे हैं या इसमें कोई सत्यता नहीं है? देखिए, राजनीति में जो लोग आते हैं वो समाज से आते हैं। आप ये महसूस करते ही होंगे कि आज पूरा समाज में वैल्यूज़ की गिरावट हुई है। हम अपने घरों से देखें, समाज से देखें, वही लोग राजनीति में आ रहे हैं। एक ज़माना था राजनीति में थैला टांग के आदमी काम करता था और वो धन वन की परवाह नहीं करता था। आज ये बहुत कटु सत्य है कि चाहे वो बिल्डर हो, चाहे किडनैपर्स हों, उस टाइप के लोग भी वो राजनीति में आ रहे हैं। यदि मैं तो हर पार्टी के नेतृत्व से विनती करता हूं कि यदि हमें ईमानदारी से देश से प्रेम है, लोकतंत्र से प्रेम है, इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। और जो कार्यकर्ता आपका 10 साल से 20 साल से काम कर रहा है, 30 साल से काम कर रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत लोग कहते हैं कि साहब मैं तो चौसाब के साथ, ऐसे लोग भी जिंदा हैं कि मैं चौसाब के साथ काम करता था। तो ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए, राजनीति में बढ़ावा देना चाहिए, उनको शक्ति देना चाहिए। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम करेंगे और समाज में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है कि ये समझेंगे राजनीतिक दल, ये बदलाव आएगा, इस तरफ जाएगी राजनीति? डॉक्टर लोहिया ने एक जगह लिखा अपनी किताब में, मैं जीवन में कभी निराश होना नहीं सीखा। तो अपने महापुरुषों को भी देखिएगा, बहुत से संकट आए, कोई सफल तो आसानी से हुआ नहीं, असफल भी हुए हैं। मगर मैं तो कहता हूँ पत्रकारिता में देखिएगा, आप दोनों जैसे लोग कितने लोग हैं ये भी सोचिए। हमको फिर भी निराश नहीं होते, अच्छे कामों के लिए समर्पित रहना चाहिए, हिम्मत से जुटे रहना चाहिए। और समाज को मेहनत का लोगों ने बदला भी है। आप फिल्में देखते हैं? नहीं, मैंने तो 70 के बाद मैंने कोई फिल्म देखी। वैसे भी पूरे जीवन में 2-3 फिल्में देखे होंगे। बड़ौद में एक भारत टाकीज था, शायद उसमें एक बार फिल्म देखी, मुश्किल से 2-3 देखे। तो वेब सीरीज वगैरह भी नहीं देखते होंगे ना। स्मार्टफोन चलाते हैं आप? नहीं, मैंने चलाता। सिंपल वाला फ़ोन रखते हैं। ड्रिंक करते हैं? और मैंने पहले भी आर्य समाज की चर्चा किया। मैं एक समर्पित महर्षि दयानंद का अनुयायी हूँ। बीड़ी, सिगरेट, तेल, तंबाकू इनका कभी मैं सेवन ही नहीं करता। और मैं बीच में वो घटना छोड़ गया जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती था, तो बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, वो खड़े थे। प्रोफेसर वाई दयाल ने कहा कि साहब यदि चिकन सूप ले लें तो स्पीडी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो मैंने एक लाइन यूज की, आज भी मुझे याद है कि आई विल लाइक टू डाई बट आई विल नॉट टेक चिकन सूप इवन एग आल्सो। तो मैंने अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, मैं किसी का टेस्ट ही नहीं जानता। यही और मैं समाज से भी अपील करता हूँ, यदि हमें बचना है तो हमें भरपूर सारे हमारे साथियों को प्रयास करना चाहिए कि शराब न पीवें,
कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। मैं तो बीड़ी सिगरेट भी चाहूँगा ना पी में लोग। गांव में हुक्का पीते थे लोग, वो हमारी पंचायत की एक परंपरा है, मगर भी हुक्का भी कोई फ़ायदा तो किसी को करता नहीं। तो एक ऐसा भी लोगों को प्रयास करना चाहिए। आर्य समाज जो एक सशक्त संगठन था वो धीरे धीरे वो भी मर रहा है, वो भी मर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, तो हम इनका सवाल भी लेंगे। और उससे पहले एक सवाल मेरा ये कि आपकी फिटनेस का यही राज है या कुछ और करते हैं फिटनेस के लिए? आप इस उम्र में इतना मूव करते हैं, इतना ट्रेवल करते हैं और सिचुएशंस में रहते हैं, जनसभाएं करते हैं, लोगों के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? नहीं देखिए, अब मेरी एज 78 साल हो गई है। मैंने शुरू से बताया कि मैं 8-10 साल के बाद से जो मैंने काम शुरू किया, हमने सनातन धर्मी जैसे शंकराचार्य जी से मेरे बहुत बार बातचीत हुई। मैं उनसे मिलने गया, दर्शन करने गया। एक शंकराचार्य से बागपत मेरा झगड़ा भी हुआ। सुब्रमण्य जी महाराज देश के बहुत बड़े आदमी थे और बड़े आदर्श पुरुष थे, मगर किसी इशू को लेकर बहस हुई। और उनसे पहले जो कृष्ण आश्रम थे, जिनका मेरठ में बड़ा प्रभाव है, उनसे भी मेरी एक बार बातचीत हुई। मैंने कहा नहीं साहब, जो आप कह रहे हैं मुझे उचित नहीं लग रहा। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को आज भी उसी रास्ते पे चल कर के काम करना चाहिए। और मेरी अपनी सेहत का राज तो वही जो मैं लोगों को कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि मैंने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं, छूँगा नहीं, अब क्या छूँगा। और मेरा उठने का, सोने का आज भी एक नियम है। मैं 4:30 बजे सुबह उठ जाता हूँ, चाहे रात को मैं 12 बजे भी आऊँ, 4:30 बजे। शाम का लंबे समय से मैंने खाना नहीं खाया, 5-6 बजे बाद में खाना खा लेता। कितने साल हो गए होंगे? करीब 23 साल तो हो गए, 22 साल से शाम को हो गए। हाँ, 6-7 बजे बाद, 6 बजे तक तो फिर दोपहर नहीं खाया, तो 6 बजे 7 बजे खा लेते। रात्रि में कभी खाना नहीं खाया। दूध में सदैव पीता हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, तो चाहे मुझे जो इंतजाम करे मैं दूध पीता हूँ रात को। और सुबह वही 9-10 बजे नाश्ता हो जाता, वही देसी रोटी, गेहूँ चने की रोटी और अपना वो। तनाव लेते हैं कभी? ऐसा लगता है टेंशन होती है, कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ये चूक हो गई, इस चीज़ का मलाल है, अगर ऐसा कर लिया होता तो शायद कुछ और हो जाता? देखिए, हमारे कॉलेज में जिस एनएस कॉलेज का मैं सेक्रेटरी भी रहा, आज भी ट्रस्टी हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि साहब आपको कभी गुस्सा आया? प्रिंसिपल ने, डॉक्टर गौतम ने मुझे कहा आपको कभी गुस्सा आया? मैं सोचता रहा इसको क्या जवाब दे, मगर गुस्सा ना आना भी तो ठीक नहीं है, मगर हाँ आप सही कह रहे, गुस्सा कम करना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए और पश्चाताप भी नहीं करना चाहिए। जो हो गया हो गया, क्यों यहाँ तो भगवान कोई तो पल रहा होगा जीवन में, तब लगा होगा कि अगर ऐसा हो जाता, फला से मिल लेते तो शायद विधायक रहते, मंत्री बन जाते, या शायद एक बार और पार्लियामेंट का टिकट मिल जाता तो पार्लियामेंट में भी एंट्री हो जाती। ये सही है, ये बहुत बार सोचा जाता है। मैं सोचता हूँ कि जैसे बहुगुणा जी, मैं बहुगुणा जी का नाम बार बार लेता हूँ, उन्हें 74 से 77 तक 5 सरकारी कमेटियों का मुझे सदस्य बनाया। एग्रीकल्चर, पशुपालन, टेक्निकल एजुकेशन, जो केवल MLA बनता था, मुझे 3 साल जब तक तो रहे मैं उन कमेटियों का मेंबर रहा। और मैं यदि बहुगुणा जी के साथ चला जाता है ना उस वक्त कांग्रेस छोड़ करके, तो फिर मैं ही मंत्री बनता। जब उन्होंने भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नारायण सिंह जी को बना दिया, मैं डिप्टी चीफ तो नहीं बनता, मगर निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ता। मैं नहीं गया, कुछ कारण थे, बहुगुणा जी की भी राय थी कांग्रेस मत छोड़िए। ऐसे ही चौधरी अजीत सिंह ने पिछली बार जो मैं अध्यक्ष था, मुझे बार बार कहा, 3 बार बुला के समझाया। अगले दिन मेरठ के DM अवस्थी जी थे, वो हमारे भी प्रिय थे, उनके खड़गपुर यूनिवर्सिटी के वो थे। उन्होंने कहा कि तुम शर्मा जी से बात करो। महक सिंह जी सिटी मजिस्ट्रेट रहे, बहुत बड़े अधिकारी रहे, हमारे पारिवारिक शुभचिंतक हैं। तो उन्होंने भी कहा कि चौ साहब ये कह रहे हैं कि उनको नुकसान हो जाएगा, आप उन्हें समझाओ, मैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जगह पर रखूँगा। और अजीत सिंह जी, मुझे आशा है कि जो मैं चाहता था उससे ज़्यादा कुछ देना मुझे चाहते थे, मगर मैं उस समय इस ख्याल का नहीं था हमें BJP के साथ जाना चाहिए। चौ साहब का मैं आज भी, अजीत सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्यार का और श्रद्धा का उनके प्रति है, मगर मैं उस समय मुझे ख्याल नहीं था कि मुझे जाना चाहिए। मैं जाता तो निश्चित रूप सरकार में कुछ ना कुछ मैं भी बन जाता। तो बहुत बार ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुगुणा जी ने मुझे कहा कि भाई कब तक ऐसे करोगे, घर वाले कब तक सपोर्ट करेंगे, मैं तुम्हें 10-20 हज़ार, उस समय कि कोई वो तो मिनिस्टर थे केमिकल एंड फर्टिलाइजर के, मुझे कैसे एजेंसी दे सकते तो कुछ कर सकते। मैंने उन्हें कहा बहुगुणा जी क्या मुझे कोटा परमिट दे के राजनीति कराओगे, क्योंकि मेरा एकदम समाजवादी विचार कि
हम लोगों को कोटे परमिट से राजनीति की ये रहा। अब भी आरएलडी उस वक्त नहीं गया आप चौधरी साहब के साथ जब वो बीजेपी चले जाते हैं, जो मतलब गठबंधन करते हैं, और अब जैन चौधरी गठबंधन कर लेते हैं। तो ये जैन चौधरी से आपका प्यार है, लगाव है, क्या वजह है कि आपने उस तरह का फैसला नहीं लिया? प्रेम तो देखिए, प्रेम और श्रद्धा तो मैंने कहा मैं आज भी, क्योंकि वो पुत्र हैं अजीत सिंह जी के, मुझे उनसे बड़ा लगाव है, आज भी लगाव है। और उनके निधन जो जिस कोरोना जैसे काल में उनका निधन हुआ, मुझे उसका बराबर दुख भी है। और जैन क्योंकि उनके बेटे हैं, मुझे उनके प्रति भी लगाव तो ही है। हालांकि वैचारिक मुझे कष्ट है, वैचारिक मुझे कष्ट है, मगर अभी यही सोच है कि भाई कष्ट पर प्रेम भारी पड़ रहा है। प्रेम भारी, हाँ सही नहीं, वो जब एक बार आपको याद होगा 17 के चुनाव में आए थे, तो घर ही ठहरे वो जी, रात को, मुझे याद है घर पे रात में रुके, वहीं पे हुई रात को, वहीं प्रेस से बातचीत हुई, मैं भी गया था। वो केवल घरेलू लगाव ही हो सकता, मेरे भाई साहब की डेथ हुई उसके बाद भी दूसरे दिन घर आए। तो मैं राजनीति से ज़्यादा व्यक्तिगत उनसे मानता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वैचारिक तो मेरे पास दबाव है, और लोग सोचते भी, जो पुराने लोग हैं कहीं मिले लखनऊ दिल्ली में, कि आप भी रह सकते हैं, बीजेपी गठबंधन के साथ रह सकते हैं, तो ये है। और ये सही कहा कि विचार से जब प्रेम हावी है। खैर जिंदगी ऐसे ही चलती है, बहुत सारे द्वंद्व जीवन में चलते रहते हैं। राजेश शर्मा जी से मैं चाहूँगा कि कुछ बाकी रहे ये तो लंबी कहानी। सर, अभी आपने बहुत सारे नाम गिनाए, और चूंकि आप भी छात्र राजनीति से निकल के गए हैं, तो ऐसा क्या है कि अभी आपने नाम सतपाल मलिक जी का नाम लिया, वो प्रेसिडेंट भी रहे, मुझे लग रहा है कि पूर्व एमएलसी जगत सिंह जी भी रहे, बहुत सारे लंबी फहरिस्त रही यहाँ। और मुझे लगता है कि जो उस समय कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, जिन्होंने छात्र राजनीति करी, वो राजनीति के चरम तक पहुँचे। तो क्या वजह है कि उस दौर के मतलब वो छात्र राजनीति, आज हमें लगता है कि सरकारें, जो अब सरकारें हैं, पॉलिटिकल पार्टी डरती हैं, वो छात्र संघ को चुनाव नहीं कराती। इससे क्या नुकसान आपको भविष्य में नज़र आता है? क्या अगर छात्र राजनीति नहीं होगी तो क्या अच्छे नेता निकलेंगे देश के लिए? देखिए, छात्र संघ इसलिए बनाए गए थे कि एक मंच है जो पार्लियामेंट सिस्टम को समझेगा और हमारे देश में अच्छे पार्लियामेंटेरियन बनेंगे और वो संसद में जाएंगे। ये स्कूल कॉलेजों से ही संभव है, विश्वविद्यालय से ही संभव है। धीरे धीरे छात्र राजनीति भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाई, और मैं अभी भी कहा कि छात्र संघों की अनिवार्यता के लिए हम लोग आंदोलन करते जेल गए, जेल में रहे, छात्र संघ बहाल भी हुए। अब जो छात्रों में आपने बहुत कई लोगों का चर्चा किया, मेरे पास तो बहुत नाम है, किशन पटनायक से लेकर श्याम पांडे तक, जो लोग छात्र राजनीति में वो बाद में कोई कैंसर होकर मरा, गरीबी में, कमी में। भाई बनारस के 2-3 ऐसे मैं अध्यक्षों को जानता हूँ, मार्कंडे सिंह है, देवदत्त मजमूदार है, जो बेचारे गरीबी में चले गए, इतने बड़े विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होते हुए। तो एक लक्ष्य हुआ करता था कि हम अच्छा प्लेटफार्म तैयार करें। तो छात्र राजनीति में भी मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान में ऐसा नहीं हो सकता, निराश नहीं होना चाहिए, मगर छात्रों के संगठन को बहाल करना चाहिए, छात्र संघों के चुनाव होने चाहिए। ये कमियां तो हमारी सब जगह आ रही हैं, इससे डरना नहीं चाहिए, चुनाव होने चाहिए, अच्छे लोग निकलेंगे और वही पार्लियामेंटर अच्छे पार्लियामेंटर बने। आप फिर 85 में विधायक बने, तो जब आप विधायक थे तो उस समय प्रशासनिक जो अधिकारी थे, डीएम, कमिश्नर, एसएसपी या एडीएम, एसडीएम वगैरह, उस समय का व्यवहार और आज के व्यवहार में कितना अंतर है? मतलब प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कितनी बदली है? देखिए, मैं मानता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी बहुत बड़ी कमियां आई हैं। 85 से 89 या उस काल तक भी अधिकारी निष्पक्ष होकर के काम करता था, उस पर दलीय प्रभावी, सरकार का प्रभावी गलत कामों की कभी पड़ता ही नहीं था। मैंने नारायण दत्त जी को काम करते देखा, वो कहते थे नहीं, अपोजिशन हम चुन कर के आते हैं, पूरे प्रदेश और देश के, हमारी सरकार पूरे किसी दल की सरकार नहीं, किसी जाति की सरकार नहीं, सबकी सरकार है, सबके भले के लिए सरकार। ये सोच था पहले सरकार के मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों का। आज वहाँ भी सोच बदला है और प्रशासन के लोगों का भी बदला है, तो इसलिए वो तो बहुत बड़ी गिरावट है। राणा जी बात करेंगे।
एक आखिरी सवाल आपसे। यूँ तो आपके पास बहुत खजाना है और हम लगातार इस खजाने में से बहुत सारे मोती चुन सकते हैं, अपने लिए भी, अपने दर्शकों के लिए भी और नई पीढ़ी के नेताओं के लिए भी। हम फिर आपसे कभी समय लेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल ये इस बातचीत का कि आखिरी इस मायने में कि इस एपिसोड का केवल, बाकी तो आपके ऊपर हमारा हक है, तो हम आपसे फिर समय लेंगे। आपका तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको क्या लगता है कि लाइफ में एक रीटेक का चांस मिल जाए तो ऐसा कर लें, अभी पुराने दिन लौट आए क्या? कभी जैसे जो जगजीत सिंह की गज़ल है कि कोई लौटा दे मेरा वो बचपन, वो कागज़ की कश्ती, तो क्या ऐसा कुछ सोचते हैं कभी? नहीं, यदि मुझे अभी भी मौका मिलता है तो जो मैं सोचता हूँ, मेरा भरपूर प्रयास होगा कि हम उसके लिए बिल्कुल समर्पित होकर के, और अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरा सारा प्रयास होगा कि जो काम ऐसे हैं जो हमारे महापुरुष चाहते थे, उनको एक कड़ी बन करके उनको बनाने का, संवारने का काम करूँगा। कोई एक काम बताइए ऐसा जो लगता है कि होना चाहिए था, छूट गया आपसे। हाँ, एक तो जो हम कहते भी हैं कि किसान को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले, इसका फार्मूला तय होना चाहिए, है नहीं? जैसे हमारी गन्ने की सड़कों का था, हमारे काल में ही मेरे ही प्रस्ताव पर ये प्रस्ताव हुआ कि गन्ना सड़क बनाएगा गन्ना विभाग, मरम्मत इसकी पिटौड़ी करे, गन्ने पे तो पैसा है नहीं। ऐसे ही कोई रास्ता निकले, हम लोग सब अपने विचारों के साथ ही हम जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आज़ादी से पहले बल्कि गन्ना मतलब किसानों को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिला, वो मिला इसलिए भी मिला कि जब किसान खुशहाल होगा तो समाज खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। किसान से सब जुड़े हैं, क्यों? तो यदि मुझे कभी अभी भी मौका मिलता है तो हमारा प्रयास होगा हम अपने जैसे अपने मन के साथियों को जोड़ें और जो भी सरकार हो उसमें ये बदलाव लाने की, उससे कमिटमेंट कराने की कोशिश करें। 78 साल की उम्र में 57 साल का राजनीतिक करियर, पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा के दिल में आज भी जागोस गांव का वो किसान धड़कता है जो हरियाणा के खादर के बॉर्डर पर तमाम मुश्किलों से जूझता है। अभी भी उनका ये मानना है कि अगर एक चांस और मिले या एक रीटेक मिल जाए तो वो किसानों के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ, कुछ ऐसा कर पाएँ कि उनकी मुश्किलें ना आसान हो जाएं, उनकी राह आसान हो जाए। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद करेंगे आप शतायु हों, स्वस्थ रहें और हमें लगातार समय देते रहें बातचीत। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, आपने इस खजाने से कौन कौन से मोती चुने। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, हमें हौसला देते हैं लगातार काम करते रहने का और नए वीडियो के लिए कंटेंट तैयार करने का। धन्यवाद, नमस्कार।